प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी जी जान लगा के लगे होंगे। आज हम लोग करेंगे प्रश्नोत्तरी नंबर 3 और इस प्रश्नोत्तरी 3 से हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखना कि जितने भी सवाल आए हुए ना तो वो सभी सवालों को हम करेंगे। आपको इस चीज़ को बिल्कुल फोकस करना चाहिए भैया, आप सभी लोगों की एक टेंशन बनी है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस याद नहीं होते। मेरे भाई ये बात सत्य है, सबको नहीं याद होता। बस एक चीज़ करना, जैसे आप सवाल देख रहे हो ना, ये सवाल कैसे आया, किस एग्जाम में आया, इस चीज़ को मेंशन करो। उसके बाद उस अगर हम पूरा का पूरा ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि अगर हम पूरा का पूरा सवाल कर ले गए, कहने का मतलब जो आप देखते हैं ना, यूथ प्रकाशन की एक पुस्तक आती है जिसमें लगभग हिंदी साहित्य के सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। जितने भी सवाल आए हुए हैं हिंदी साहित्य के, उस यूथ पब्लिकेशन की अगर आप बुक लेते हैं, उसके एक एक सवाल को पूरी तरीके से कर डालें। और अब सरस्वती चंद और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक पुस्तक आती है, वो बिल्कुल निचोड़ होती है हिंदी साहित्य का। उसको भी लेकर के अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका हिंदी साहित्य कवर हो जाएगा और बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। जैसा मानते हैं ना कि जीएस में लूसेंट है, तो वैसे हिंदी का लूसेंट मानते हैं उसको, सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक को। तो बिल्कुल मेरे भाई उस चीज़ को भी करेंगे आप। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करेंगे प्रश्नोत्तरी नंबर 3 होगी। ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर हैं। इन प्रीवियस ईयर सवाल से फायदे क्या हो रहे हैं? प्रीवियस ईयर मेरे भाई सवाल से ये फायदे होते हैं, हम क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं, क्वेश्चन किस ढंग का बन रहा है, कैसे क्वेश्चन के पैटर्न है, इन चीज़ों का हम अनुभव बिल्कुल कर पाते हैं। और इसको जब आप कर ले जाओगे एक बार पूरी तरीके से, जैसे लगभग इसकी बहुत लंबी अगर हम प्रैक्टिस देखें तो बहुत लंबी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन एक बार अगर हम इसको कंप्लीट कर ले गए तो मैक्सिमम सवाल, मैक्सिमम जो भी सवाल है वो हमारे दिमाग में चलने लगते हैं और हम आराम से चीज़ों को बना ले जाएंगे। तो देखो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने होगा। बिल्कुल मेरे भाई एक बार सभी साथी एक बार जरूर शेयर करेंगे, जो भी सहपाठी हैं जो चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने टारगेट रखा भैया 2025-26। इस 2025-26 के टारगेट के अनुसार हमें चलना है। आपको पता है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हर एक एग्जाम में जितना भी हिंदी साहित्य का भाग है वो सभी प्रश्नों को करवा दिया जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। आपके सामने आज सेट नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल देखेंगे। और इस तीसरे सेट में भैया 30 सवाल रखे गए हैं। आप जानते हैं ये 30 सवाल तो कहने के हैं, लेकिन मैं इसके साथ लगभग 20-30 सवाल और भी करवा देता हूँ। लगभग 50 से 60 सवाल का ये तुलना करता है ना। ये 30 सेट का क्वेश्चन 50 से 60 सवालों का तुलना करता है। तो बिल्कुल ध्यान से चलेंगे आगे। एक चीज ध्यान देना कि साथ साथ आप लिखते हुए चलना। अगर आप कोई क्वेश्चन नया बता रहे हैं, अगर आपको याद है तो बिल्कुल उसको साथ में बोल देना। यदि नहीं याद है तो आप अपनी कॉपी पे निकाल कर लिख लीजिएगा। 2 पेज बनेगा या 3 पेज बनेगा, डेली 2 पेज 3 पेज को आप 2 बार 3 बार याद कर लीजिएगा। याद करने का मतलब 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, 100% तैयार हो जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, आज का सवाल सबसे पहले आपके सामने है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? बिल्कुल बताएंगे। भरतेश्वर बाहुबली रास की अगर मैं बात करूंगा तो बिल्कुल ये भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए मेरे भाई। भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है ये सालीभद्र सूरी का है। किस ग्रंथ से संबंधित है, तो बिल्कुल जैन धर्म से, रासो, सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे एक बार सभी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो जैन साहित्य से है। किससे है, जैन साहित्य से है। और भरतेश्वर बाहुबली के जो जनक हैं, सॉरी, भरतेश्वर बाहुबली जो रचना है ये किसकी है, तो लिख सकते हो भरतेश्वर बाहुबली रचना जो है, भरतेश्वर बाहुबली, ये किसका ग्रंथ हो जाएगा, तो बोलेंगे भरतेश्वर बाहुबली जो रचना है ये शालिभद्र सूरी की है। किसकी मेरे भाई, शालिभद्र सूरी की। आप लिख पाएंगे शालिभद्र सूरी। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से आप करेंगे। भरतेश्वर बाहुबली किसकी, बोलोगे जैन साहित्य से रचना है, ये किसकी है, शालिभद्र सूरी जी की है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन सी ऐसी रचना जो शिलांकित माने, शिला माने पत्थरों पर अंकित की गई है, कौन सी ऐसी रचना जो शिलांकित है? वर्ण रत्नाकर, बसंत विलास, उक्त व्यक्ति प्रकरण है, राहुल वेल है, बताइएगा। ठीक है, उक्त व्यक्ति प्रकरण है कि राउरवेल है, वसंत विलास है, वर्ण रत्नाकर है। इस सवाल को देखो कर लो। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर शिलांकित रचना की अगर आपसे बात की जाएगी तो याद रखना किस, राउरवेल है।
कौन सी रचना हो जाएगी मेरे भाई? राउल वेल हो जाएगी। और राउल वेल के कवि की बात करूंगा तो इसके कवि का नाम क्या है? रोडा कवि। क्या नाम लिखोगे भैया? इसके कवि का नाम है रोडा कवि। ठीक है। अच्छा बताओ, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है? तो दामोदर शर्मा का। उक्त व्यक्ति प्रकरण बोलोगे सर दामोदर शर्मा का। किसका मेरे भाई? दामोदर शर्मा का है। बसंत विलास की बात की जाए तो बिल्कुल याद रखो बसंत विलास किसका हो जाएगा? बोलो भाई। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, बिल्कुल याद रखना किसका है? ज्योतिश्वर ठाकुर का है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, ये आप नोट कर लेंगे। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है ना, ये एक व्याकरण ग्रंथ है मेरे भाई। इस चीज को भी याद रखना चाहिए। उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो कैसा ग्रंथ है? बोलोगे एक व्याकरण ग्रंथ है। और साथ साथ और इसी में चीज लिखना, देखो ध्यान से, है ना। वर्ण रत्नाकर ये एक सबसे पहली रचना, जो गद्य की प्रथम रचना इसी को बोलते हैं। इसको गद्य की प्रथम रचना भी बोलते हैं। गद्य की प्रथम रचना, क्या बोलोगे? गद्य की प्रथम रचना इसी को बोलते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ये किस शैली में लिखा गया है? तो बिल्कुल बोलेंगे साथी। अगर मैं शिलांकित रचना की बात करूंगा, राउल वेल की बात करूंगा, तो ये जो है ना गद्य पद्य शैली में लिखा गया है। कौन सी? गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में। देखो, गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में लिखा गया है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में लिखी गई है। बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, है ना। देखो अब इन सभी चीजों को बोल सकते हैं। वर्ण रत्नाकर कैसी रचना? गद्य की पहली रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। वसंत विलास को छोड़ के रखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का पहला कौन सा ग्रंथ सर? इसे व्याकरण ग्रंथ मानते हैं। राउल वेल किसका? रोडा कवि का। और गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली में लिखी गई है। गद्य पद्य, है ना, चंपू शैली में लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं हम। अगर मैं इस सवाल की बात करूंगा, बताइएगा रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्पों में 3 तो सुमेलित होंगे और एक उसमें से सुमेलित नहीं है। वो कौन सा है जो भैया सुमेलित नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, बताइए। भविष्यत कहा किसकी रचना? बोलो भविष्यत कहा भैया धनपाल की। 100% सत्य है। ये भविष्यत कहा किसने? धनपाल की। कल वाली क्लास आप देखेंगे, वहां पे बिल्कुल हमने इस बात को बता के रखा है। नेमिनाथ चरियू, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी, बिल्कुल शानदार है, बहुत सही है। ये भी सही मेरे भाई। पाहुड़ दोहा किसका? राम सिंह का। किसका है? पाहुड़ दोहा राम सिंह का। अगर मैं चिंतामणि की बात करूंगा तो भैया विजय से विजय चंद्र सूरी की नहीं है, ये गलत है। अगर हम बोलेंगे प्रबंध चिंतामणि किसका है तो मेरु तुंग, है ना। किसका? मेरु तुंग का है। इसको लिखोगे आप, किसकी रचना हो जाएगी मेरी भाई? तो मेरु तुंग की। आप लिख लेंगे किसकी हो जाएगी? ये मेरु तुंग की हो जाएगी। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग। आगे बढ़े भी, नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। जसहर चरित के लेखक कौन है? बताइएगा। जसहर चरित के लेखक स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, अब्दुल रहमान हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 का ये सवाल है। देखिए और इसका आंसर दीजिए। अगर मैं जसहर चरित्र की बात करता हूं तो बिल्कुल याद होना चाहिए सर, जो जसहर चरित्र है वो किसका है? पुष्पदंत का है। जसहर चरित्र किसका मेरे भाई? तो बोलोगे साथी पुष्पदंत का है। देखो ध्यान से, पुष्पदंत। अगर मैं स्वयंभू की बात करूंगा, अगर मैं स्वयंभू की बात करूंगा तो याद रखना पौम चरियू लिखते हैं इनका। क्या हो जाएगा? पौम चरियू। क्या लिखो साथी? पौम चरियू लिख लेंगे। किसका? स्वयंभू का। और आगे लिखो धनपाल का। अभी हमने पीछे बताया आपको, यदि आपने देखा भैया धनपाल का क्या लिखा तो सर धनपाल का भविष्यत कहा। तो बिल्कुल इसको एक बार आप दोहरा सकते हो कि भैया धनपाल का क्या हो जाएगा? भविष्यत कहा। एक बार लिख लेना, भविष्यत कहा। और अभी आपने देखा पुष्पदंत, सर जसहर चरियू। क्या लिखोगे? जसहर चरियू, स्वरीय जसहर चरित्र। ठीक है साथी। आगे लिखो अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का होता संदेश रासक। क्या हो जाएगा? संदेश रासक। अब्दुल रहमान का कौन सा है? संदेश रासक। और संदेश रासक क्या है? एक प्रकार का खंड काव्य है। क्या है? एक खंड
काव्य है। बहुत ही अच्छे से आप इसका आंसर दे पाओगे। तो बोलो एक बार यहाँ तक क्लियर है ना मेरे भैया? आपको याद हो जाएगा कि जसहर चरित्र किसका है? बोलोगे पुष्पदंत का। पौम चरित्र किसका है या पौमचर्यू किसका? स्वयंभू का। धनपाल ने क्या कहा? भविष्यत कहा है। अब्दुल रहमान का क्या हो जाएगा? बोलोगे अब्दुल रहमान का संदेश रासक है और यह एक खंड काव्य है। यह एक खंड काव्य है। चलो आते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल की ओर देखो। संदेश रासक, अच्छा अभी किस प्रकार का काव्य? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य? तो बिल्कुल अभी आपने देखा सर कि जो संदेश रासक है वो अब्दुल रहमान का है। क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान का। और अब्दुल रहमान को ही हम क्या कहते हैं? अदहमाड़ भी कहते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं को हम अदहमाड़ भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं भैया? अदहमाड़ भी बोल देते हैं। ठीक है, अदहमाड़ भी बोल देते हैं। अब ध्यान देना, ये संदेश रासक एक प्रकार का क्या है? बोलोगे संदेश रासक एक प्रकार का खंड काव्य है। संदेश रासक क्या है? एक प्रकार का खंड काव्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं। अगला सवाल है अलवार संतों की संख्या कितनी है? बताइएगा। मैं आपसे पूछता हूँ भैया अलवार संतों की संख्या कितनी है? 20 है, 12 है, 10 है, 8 है। कुछ और सवाल करता हूँ, जैसे नैनवार की संख्या पूछ ली जाए। नैनवार संतों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जाए नैनवार संतों की संख्या। अगर आपसे मेरे भाई सवाल कहे नैनवार संतों की संख्या क्या है, आपसे अगला सवाल कर दे कि भैया सिद्ध संतों की संख्या कितना? सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या आपसे पूछे, क्या पूछे? बोलोगे साथी सिद्धों की संख्या आपसे पूछे। आपसे पूछे नाथों की संख्या कितनी है? बताइए नाथों की संख्या। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। और आगे आपसे एक और सवाल पूछ के रखा है ये प्रश्न, वो सवाल कौन सा? बोलोगे साथी वो सवाल है अलवार संतों की संख्या। दक्षिण भारत की कवि माने जाते हैं, जैसे अंडाल उंडाल नाम सुने ना, पहली महिला, है ना? तो इस तरीके से हम आते हैं अलवार संतों की संख्या कितनी? 20 है, 12 है, 10 है, 8 है। तो जवाब इसका सही हो जाएगा साथी कौन सा? सॉरी सॉरी सॉरी, 12 सही होगा। क्या होगा? 12 सही होगा। अलवार संतों की संख्या कितनी होती? बोलोगे सर अलवार संतों की संख्या 12 होती है। जो अलवार संत थे कैसे थे? बोलोगे सर ये अलवार जो संत थे इनको हम बोलते हैं तमिल कवि एवं संत बोलते हैं। अलवार संतों को क्या बोलते हैं? तो बोलोगे भैया जो अलवार संत हैं ये तमिल कवि और संत इन्हें कहते हैं। बिल्कुल लिख पाएंगे। ये क्या है? एक तो तमिल कवि बोल सकते हैं इनको, तमिल कवि एवं संत लोग को कहते थे। तमिल कवि एवं संत लोगों को हम ये चीज कहते थे। ठीक है, और साथ और आगे लिखेंगे। और इनके अलवार संतों के पदों की संग्रह को क्या कहते हैं? अलवार संतों के पदों के संग्रह को लिखेंगे आप, पदों के संग्रह को क्या नाम देते हैं? तो बिल्कुल लिखें अलवार संतों के पदों के संग्रह को दिव्य प्रबंध कहते हैं। क्या? दिव्य प्रबंध। आप लिखेंगे क्या नाम देंगे? दिव्य प्रबंध नाम देंगे। बिल्कुल नोट कर लेंगे आप। यहाँ पे नैनवार संतों की संख्या कितनी? तो बोलोगे सर नैनवार संतों की संख्या जो होती है वो 63 रखी जाती है। दिव्य सिद्धों की संख्या कितनी है? कुल कितने सिद्ध हैं? 84 सिद्ध हैं। नाथों की संख्या 9 है। तो बिल्कुल इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे, है ना भाई? सभी पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। बढ़े आगे मेरे भाई, चलो अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर देखेंगे अगला। कैवास देखो, कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? क्या बीसल देव रासो की, परमाल रासो की, पृथ्वीराज रासो की, खुमान रासो की? बताइएगा। कैमास वध किस ग्रंथ की रचना मानी जाती है? तो बोलोगे सर कैमास वध जो है वो पृथ्वीराज रासो की रचना मानी जाती है। किसकी है? पृथ्वीराज रासो की। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका राइट आंसर होगा। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, बताना, अगर बीसल देश रासो की बात करूंगा तो याद रखना एक चीज ध्यान देना, बार बार ये चीजें भूल जाती हैं कि बीसल देव रासो किसकी रचना है। तो याद रखना आज से 20 बीसल देव रासो 20 नर, कितने भैया नर? तो 20 नर। अभी देखो रासो यहाँ पे कहा गया ना, रासो यहाँ पे एक बहुत घटनाओं की बात की गई थी। ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम यहाँ पे बीसल देव रासो किसकी रचना है? तो याद रखना सर 20 नर, नरपति नाल। क्या लिखोगे? 20 नर, तो अर्थात हो जाएगा नरपति, नरपति नाल हो जाएगा। ठीक है, नरपति नाल हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो आप जानते हो चंद्रवरदाई, क्या लिखोगे? चंद्रवरदाई। ये किसकी रचना हो जाएगी भाई? बोलोगे सर चंद्रवरदाई की है ये।
ये किसकी है? बोलोगे सर चंद्रवरदाई की है। आगे अब परमाल रासो की बात बताओ। परमाल रासो की बात करते हैं, बिल्कुल याद रखना, परमाल रासो जगनिक, जगनिक यही ना कहा ना, ये हो जाएगा जंगनी। खुमान रासो की बात करेंगे तो खुमान रासो, खुमार से क्या हो जाएगा? दल, तो दलपति विजय। क्या लिखोगे भाई? दलपति विजय। तो बिल्कुल याद रखना इन सभी रचनाओं को। एक नरपति नाल, जगनिक, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो। इसी पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिख सकते हैं। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रथम महाकाव्य मानते हैं, प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ठीक है, बीसल देव ये देखो प्रथम महाकाव्य मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। और इसके रचनाकार कौन है? बोलोगे चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई को क्या मानते हैं? प्रथम महाकवि मानते हैं। चंद्रवरदाई को, चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं, प्रथम महाकवि मानते हैं, प्रथम महाकवि मानते हैं। तो बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको कि भैया ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। और कैमास वध का जो वर्णन मिलता है किसमें मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। कैमास वध का वर्णन कहाँ मिलता है? बोलोगे साथी पृथ्वीराज रासो में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित, क्या रामचरित की बात किया, कौन सा है? रामायण है, पौमचर्यू है, रामचंद्रिका है, महापुराण है। अपभ्रंश भाषा में लिखित है, बताइएगा। बताइएगा मेरे भाई, इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा साथी ये कौन? देखो पौमचरित। बिल्कुल एक बार देखेंगे आप और बताएंगे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, यहां बताएंगे अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? बोलोगे अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित मेरे भाई पौमचर्यू है। कौन सा है? पौमचर्यू। बिल्कुल आप इन चीजों को लिखेंगे। पौमचर्यू को पूरा किसने किया या पौमचर्यू किसकी है? तो याद रखना पौमचर्यू जो है ये इसके रचनाकार कौन है? तो हम लिखेंगे पौमचर्यू के रचनाकार, रचनाकार स्वयंभू है ना। कौन भैया? पौमचर्यू के रचनाकार है स्वयंभू, आप लिख लेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूंगा पौमचर्यू जो ये अधूरा था पूरा था, बोलोगे सर पौमचर्यू अधूरा था। पौमचर्यू क्या था? अधूरा था। इसको पूरा किसने किया? तो बोलोगे सर इसको पूरा करने का काम, पूरा करने का काम, पूरा करने का कार्य, पूरा करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? बोलोगे साथी त्रिभुवन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो बोलोगे भाई त्रिभुवन के द्वारा किया गया। और मैं आपसे पूछता हूँ त्रिभुवन है कौन? त्रिभुवन कौन है? तो बोलोगे सर स्वयंभू का पुत्र है। त्रिभुवन कौन है मेरे भाई? स्वयंभू का, स्वयंभू का पुत्र है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि मेरे भाई कि अगर मैं आपसे पूछूंगा अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित किस, है ना, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? तो बोलोगे पौमचर्यू है। किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? बोलोगे स्वयंभू है। तो मेरे भाई याद रखना स्वयंभू, ये रचना क्या पूरी थी? तो बोलोगे ये रचना पूरी नहीं थी, पूरी करने का काम किसने किया? त्रिभुवन ने किया। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान दो, अगर मैं इनके स्वयंभू की अन्य रचनाओं की बात करूंगा, इनके अन्य रचनाओं की बात करूंगा, बिल्कुल याद रखेंगे स्वयंभू की अन्य रचनाएं। क्या लिखोगे भैया? अन्य रचना। इनकी अन्य रचना एक तो लिखेंगे रिठ नेमचर्यू, एक स्वयंभू छंद। एक हो जाएगा रिठ नेमी, है ना, रिठ नेमचर्यू लिखेंगे भैया, रिठ नेमचर्यू। एक इनकी हो जाएगी रिठ नेमचर्यू और एक हो जाएगा स्वयंभू छंद। बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्वयंभू छंद। ये लो स्वयंभू छंद हो जाएगा, एक स्वयंभू छंद है। एक और बात यहाँ पे एक छोटी सी और बात लिखना। क्या लिखोगे? अगर मैं बोलूंगा रामायण की बात करूंगा तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। किसकी बात भैया? रामायण की। अगर मैं रामायण की बात करूंगा तो किसके द्वारा लिखा गया? तो बोलोगे रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया।
ठीक है। अगर मैं दूसरी बात आपसे करता हूँ, रामचंद्रिका किसने लिखी, तो याद रखिएगा साथी, रामचंद्रिका की बात की जाएगी तो रामचंद्रिका आपको पता है केशव दास ने। किससे, तो बोलोगे भैया रामचंद्रिका किसने लिखी, केशव दास ने लिखी। आगे एक और लिखेंगे, महापुराण किसने लिखा, तो बोलोगे महापुराण की जो रचना की गई है, महापुराण की जो रचना की गई है वो किसने की, तो बोलोगे महापुराण की रचना पुष्पदंत ने। किसने भाई, पुष्पदंत ने। और अभी आपने देखा, अगर रामचरित की बात करेंगे आप ब्रज भाषा में, तो पौमचरियु है और इसकी रचना किसने, स्वयंभू ने। अब इतनी बातों को बिल्कुल आसानी से नोट करेंगे मेरे भाई, और आगे बढ़ते हैं। चलो इतना काम कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होगा। ये देखो, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, डिंगल है, अपभ्रंश भाषा है, पिंगल है, अवधी है। मैं आपसे एक चीज और ध्यान देना, अगर डिंगल की बात करूंगा, है ना, अगर डिंगल की बात करूंगा, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी क्या हो जाएगा, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलके क्या बनता है, बोलोगे अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से मिलकर डिंगल बनता है। और पिंगल की बात करेंगे तो अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा, अपभ्रंश अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। ठीक है, इससे मिलके किसका निर्माण हो जाएगा, बोलोगे साथी, इससे मिलकर हो जाएगा पिंगल का। तो यहाँ पे क्या अवधि होगा, नहीं होगा, अपभ्रंश भी नहीं होगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है, तो डिंगल है, पिंगल है। बताइए कितने लोग का जवाब क्या आ रहा है। तो अगर हम इसका सही जवाब मानेंगे तो बोलोगे सर इसका जो सही जवाब होता है वो पिंगल होता है ना, सॉरी डिंगल होता है। इसका सही जवाब क्या होता है, डिंगल होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। एक बार सभी साथी जो भी आए हुए हैं लाइव वो एक बार जरूर शेयर करेंगे अन्य सभी साथी तक, क्योंकि संख्या आपकी बहुत कम रहती है। तो बिल्कुल मेरे भाई जो चैनल में पहली बार हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है, राउलवेल, है ना, राउलवेल, हमीर रासो, बीसल देव रासो, एक भरतेश्वर बाहुबली रास। बताइए, ये देखिए डीएसएसबी पीजीटी 24/7/2018 का सवाल है, 2 से 5 वाली शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। बिल्कुल बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। अगर मैं इसके जवाब की आपसे तुलना करता हूं तो भैया इस जवाब का आंसर क्या होगा, बोलोगे साथी ये होगा बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो किसकी रचना, बिल्कुल साथी लिखेंगे नरपति नाल की। किसकी रचना हो जाएगी मेरे भाई, नरपति नाल की। किसकी रचना है, नरपति नाल की। लिख पाओगे आप, किसकी हो जाएगी, नरपति नाल। 20 नर तो नरपति नाल की रचना है। ठीक है, बताओ आगे। ठीक है ना भाई, इसका रचना काल कब से है, तो बोलो भैया इसका जो रचना काल है 1212। एक और लिखना रचना काल, ये भी सवाल पूछा गया है। इसका रचना काल, इसका समय काल क्या है, 1212 ईस्वी माना जाता है। इसका रचना काल 1212 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, देखो। और हिंदी में अगर कहा जाए 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम कब मिलता है, तो हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले इसी बीसलदेव रासो में मिलता है। तो लिख सकते हो हिंदी में 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन, है ना, 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। इसी ग्रंथ में मिलता है। आप लिख लेना, इसी ग्रंथ में मिलता है। ठीक ना मेरे भाई। बीसल देव रासो, रचनाकाल 1212, रचनाकार कौन है, नरपति नाल। इसी ग्रंथ में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं। आगा मतलब देखो, आल्हा ऊदल, है ना, आल्हा ऊदल बोलते ना, आल्हा ऊदल नामक वीर रचनाओं की वीरता पूर्वक या वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है, बताइएगा किस ग्रंथ में मिलता है इसका। तो अगर हम यहां से बोलेंगे भैया आल्हा और रूदल की बात की जाएगी तो इसकी जो कहानी मिलती है परमाल रासों में मिलती है।
किस में मिलती है? परमाल रासों में। अब मुझे ये बताओ परमाल रासो किसकी रचना है? बोलोगे साथी जो परमाल रासो रचना है वो जगनीक की है। इसके रचनाकार की बात की जाए तो रचनाकार कौन है परमाल रासो के? रचनाकार की हम बात करते हैं तो भैया ये है जगनीक। कौन है? जगनीक है। ध्यान दीजिएगा, रचनाकार कौन से हो जाएंगे? जगनीक हो जाएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, जो ये आल्हा खंड जो है, यह युद्ध, आल्हा खंड क्यों गाया जाता है? जो आल्हा खंड होता है क्यों गाया जाता है? क्योंकि जब भी कोई योद्धा, जब भी कोई वीर युद्ध के मैदान में जाता है तो इसको गाया जाता है ताकि उस योद्धा के वीरता का क्या किया जाए? उत्साह बढ़ाया जाए, है ना। उस वीर के या उस योद्धा के वीर को या उसके जोश को बढ़ाया जाए। और सबसे पहले 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन न्यायाधीश, कब? 1865 में फर्रुखा फर्रुखाबाद के तत्कालीन न्यायाधीश जॉर्ज एलियट ने इसको क्या किया? प्रकाशन करवाया था। ये भी चीज आपको लिख लेना चाहिए। तो आप इस बात को बिल्कुल लिखेंगे, यह युद्ध भी ये लिख लेंगे। आल्हा, और जो आल्हा उदल जो है, आल्हा कब गाया जाता है? बोलोगे युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, है ना, युद्ध भूमि में योद्धा के, योद्धा के उत्साह को बढ़ाने के लिए गाया जाता है। उत्साह, या लिख सकते हो साहस, साहस को बढ़ाने के लिए गाया जाता है। उत्साह या साहस को बढ़ाने के लिए गाया जाता था, हाँ, के लिए गाया जाता है। एक चीज और याद ध्यान देना मेरे भाई, कि अगर इसकी हम बात करेंगे, इसको 1865 में कहाँ के? बोलोगे फर्रुखाबाद के, फर्रुखाबाद के तत्कालिक न्यायाधीश बोलते हैं, तत्कालीन न्यायाधीश, तत्कालीन न्यायाधीश जॉर्ज एलियट। तत्कालीन न्यायाधीश कौन? जॉर्ज एलियट, एलियट ने प्रकाशन करवाया, ने प्रकाशन करवाया। ठीक है, इतनी बात को नोट करो। अगर इसकी और हम कुछ बात करेंगे बिल्कुल ध्यान देना, ये जो है किस छंद में गाया जाता है? बिल्कुल आल्हा खंड की बात करेंगे तो ये वीर छंद में गाया जाता है। आल्हा खंड की बात करेंगे तो ये किस छंद में गाया जाता है? बोलोगे साथी ये वीर छंद में गाया जाता है। और वीर छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? बोलोगे 31 मात्राओं वाला छंद है। वीर छंद जो है 31 मात्राओं वाला छंद है, और ये वीरता के लिए गाया जाता है। 31 मात्राओं वाला छंद है, ठीक ना। और इसी आल्हखंड का, है ना, देखो परमाल रासों की अगर बात करेंगे तो इसी परमाल रासों को ही हम, इसका अन्य नाम क्या हो जाता है? इसी से हम अन्य नाम बोल सकते हैं इसका, आल्हखंड भी। इसी को हम आल्हखंड भी नाम दे देते हैं। बिल्कुल नोट कर लेंगे, इतनी बात नोट करेंगे। आल्हा रुदल का प्रकाशन कब हुआ? 1865 में हुआ। किसने करवाया? जॉर्ज एलियट ने करवाया। कहाँ के थे जॉर्ज एलियट? बोलो कि भैया फर्रुखाबाद के न्यायाधीश थे, है ना। आल्हा रुदल का जो वीरता का वर्णन किस में मिलता है? बोलोगे परमाल रासो मिलता है। परमाल रासो किसका है? बोलोगे परमाल रासो जगनिक का है। आल्हा और रुदल की जो कहानी है किस छंद में लिखी गई है? सॉरी, हाँ, किस छंद में है? तो वीर छंद में है। और वीर छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। चलो आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो आप जानते हो ना भैया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करेंगे तो पहला कवि किसको मानते हैं? विद्यापति को, सरप्पा को, अमीर खुसरो को? बहुत ही शानदार जवाब है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बिल्कुल आपको बताना चाहिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। आप इसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देना। जो बाद में वीडियो देखेंगे मेरे भाई वो भी देना। ऐसा नहीं कि आप लाइव देख रहे हो तभी करेंगे। अगर आप बाद में कभी भी देखते हैं, जब भी देखते हैं, तुरंत जाके इस जवाब का, है ना, इस प्रश्न का जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानते हैं? बिल्कुल जानते हो, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे मानेंगे भैया? हम गोरखनाथ को मानेंगे। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसको मानते हैं? नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को मानते हैं। आप जानते हैं ये जो नाथ साहित्य है ये हठ योग पर आधारित है। जो नाथ साहित्य है ना, ये नाथ साहित्य है। आरंभकर्ता
इसके आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? वो लोग भैया नायक साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाएंगे? गोरखनाथ। गोरखनाथ। अभी यहाँ पे बोलते हैं इसके आराध्य देव कौन है ना? आराध्य देव, किस देवता की पूजा की जाती है? बोलोगे भगवान शिव की पूजा करते हैं। किसकी भाई? भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया इसमें क्या होता है, बोलोगे ये हठ योग पर आधारित ग्रंथ है। किस पे? हठ योग पर आधारित ग्रंथ है। हठ योग पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, हठ योग पर आधारित ग्रंथ है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं पूछूंगा नाथों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे भैया नाथों की जो संख्या है, नाथों की जो संख्या वो 9 है। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने रखा गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? इस चीज को बिल्कुल याद रखना चाहिए भैया, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य बिल्कुल अभी हमने आपको बताया था कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो है। और ये रचना किसकी है? तो इसके रचनाकार का नाम लिखेंगे चंद्रवरदाई। रचनाकार कौन है मेरे भाई? तो बोलोगे चंद्रवरदाई हैं। और एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि इसको भैया किसने माना? तो बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस चीज को मानते हैं। और याद रखिएगा चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। प्रथम महाकवि मानते हैं। इनकी रचना को प्रथम महाकाव्य और इनको प्रथम महाकवि किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। बताइएगा ये कथन किसका होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का होगा, महात्मा गांधी जी का होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का होगा। तो बिल्कुल प्रत्येक देश का साहित्य आप मैक्सिमम पॉइंट पे जब भी आएंगे तो किस पे नाम पे आएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही कहते हैं किसी देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्तियों का वर्णन होता है या प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि भैया आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये भी देखो बहुत ही शानदार पंक्ति है, विद्यापति के लिए कही गई है ना? विद्यापति पदावली के लिए कही गई है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों के आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही ये पदों की भी तुलना किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गीत गोविंद से की है। बिल्कुल याद रखना ये पंक्ति किसकी है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। गीत गोविंद के किसकी तुलना की गई? बोलोगे सर ये भी जो है विद्यापति से तुलना की गई है। विद्यापति की 2 रचनाओं का नाम लिखते हैं हम। एक विद्यापति की रचना लिखेंगे, ये तो कहाँ के थे भैया? बिहार के कवि इन्होंने है। ये किसके दरबार में रहे हैं? तो बताइएगा आप एक बार। कीर्ति सिंह और शिव सिंह। बिल्कुल इनके ये किस राजा के दरबार में रहते थे? तो बोलोगे सर ये तिरहुत के राजा, बिहार के तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। उन्हीं के दरबार में रह करके, और जितने भी दरबारी कवि हुआ करते थे वो राजाओं की ही प्रशंसा या उनके गुणगान को गाया करते थे। तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं विद्यापति की 3 रचनाएं लिखने। एक तो पदावली लिख लो, एक क्या लिखेंगे भैया? एक पदावली लिख लेंगे, एक कीर्ति लता लिख लेंगे, कीर्ति लता लिख लेंगे, और एक लिखेंगे कीर्ति पताका। क्या लिखोगे? कीर्ति पताका लिखोगे। ध्यान से सुनिएगा, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। पदावली इनकी किस भाषा में है? बिल्कुल याद रखना सर, पदावली जो इनकी है ये मैथिली भाषा में है। ये किस भाषा में है? बोलोगे मैथिली भाषा में है। एक चीज ध्यान देना चाहिए मेरे भाई कि जो मैथिली भाषा में लिखने की वजह से पदावली ही रचना ऐसी है कि जो विद्यापति को फेमस कर दी। कहते हैं ना किसी भी इंसान को कोई एक ऐसी घटना घट जाती है उसके साथ, वो हीरो बन जाता है। तो वो हीरो बनने अर्थात विद्यापति जो हीरो बने वो अपनी किस रचना के कारण हीरो बने हैं? तो बोलोगे भैया पदावली रचना के कारण हीरो बने हैं। और हीरो बनने में कौन सी भाषा लिखे थे पदावली? तो बोलोगे पदावली मैथिली भाषा में लिखे थे। इसी वजह से विद्यापति को मेरे भाई मैथिल कोकिल कह दिया गया था, है ना? क्या कहा गया था? मैथिल कोकिल नाम से पुकारा गया।
इनको, या उपनाम रखा गया, या आप उपाधि बोल सकते हो। तो इनको मैथिल कोकिल किस रचना के कारण, पदावली के कारण रखते हैं। आपसे पूछेंगे कीर्ति लता कीर्ति पताका किस भाषा में है, तो बोलोगे सर कीर्ति लता और कीर्ति पताका की जो भाषा है वो अवहट्ट है। कौन है साथी, अवहट्ट है। और याद रखना इसमें जो कीर्ति पताका है इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ अभी तक। देखो भाई, इसका प्रकाशन ही नहीं हुआ है। बातें समझ में आई होंगी, बहुत ही शानदार पंक्ति थी, बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखो डीएसएसबी टीजीटी का सवाल है, 24/7/2018 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। देसिल बहना सब जन मिठा, पंक्ति देखो, देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य कृति, सदुकड़ी है, प्राकृत है, पुरानी है, भ्रंश, देसी भाषा है। तो बिल्कुल याद रखेंगे भैया, जो देसिल बहना सब जन मिठा ये कैसी भाषा होगी, तो भैया ये एक देसी भाषा है। कौन सी भाषा है, देसी भाषा है ना। और याद रखना ये किस भाषा की पंक्ति है, देसिल बहना सब जन मिठा अगर बोलते हैं तो आप लिख सकते हो भैया देसिल बहना। आप एक दो बार जरूर लिखो, देसिल बहना सब जन मिठा, है ना, देसिल बहना सब जन मिठा। ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ये किस में लिया गया है, तो साथी बोलोगे देसिल बहना सब जन मिठा मैथिली भाषा की पंक्ति है ये, है ना, मैथिली भाषा की पंक्ति है, ये मैथिली भाषा की पंक्ति है। एक चीज ध्यान देना। दूसरी एक बात और याद रखना, ये कहाँ से ली गई है, पदावली भी, देखो पदावली भी पदावली से है, और पदावली भी मैथिली भाषा में है, पदावली भी मैथिली भाषा में है। ठीक है, मैथिली भाषा में है। और ये पदावली किसकी है, बोलोगे सर विद्यापति की है, विद्यापति की है। इस वजह से इसको बोल सकते हैं देसिल बहना सब जन मिठा किस भाषा में, देसी भाषा में या मैथिली भाषा में है। देसी भाषा को ही मैथिली भाषा के नाम से भी जानते हैं। चलो आ जाओ आगे। गोरी सोवे सेज पर मुंह पे डारी केस किसके द्वारा पंक्ति, बताओगे भैया ये पंक्ति अपने गुरु के नाम पे लिखी गई है। उनके गुरुजी जब मर गए तो मर जाने के बाद जब उन्हें एक सफेद काफन में या एक कपड़े में दफनाया गया था, तो वो देख करके देखो बोले कि गोरी सोवे सेज पर मुंह पे डारी केस, किसने कहा भैया, तो बोलोगे अमीर खुसरो ने कहा, है ना। अमीर खुसरो का अन्य नाम बोलोगे अब्दुल हसन, है ना। तो बिल्कुल बताइएगा कि गोरी सोवे सेज पर मुंह पे डारी केस किसकी पंक्ति होगी, अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के गुरु जी का क्या नाम था, बोलोगे सर अमीर खुसरो के गुरु जी का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु जी का नाम लिखोगे, इनके गुरु कौन थे, तो बोलोगे भैया इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, है ना, निजामुद्दीन कौन, औलिया। और ये अपने गुरु की मृत्यु पर कहे हैं। ये जो पंक्ति कहे हैं कहाँ की हैं, तो बोलोगे अपने गुरु जी की मृत्यु पर ऐसी पंक्ति कह रही हैं। अपने गुरु जी की मृत्यु पर पंक्ति लिखे हैं या पंक्ति बोले हैं। ठीक है ना। ये कब बोले हैं, अपने गुरुजी की मृत्यु पर ये पंक्ति बोले हैं। गुरुजी का क्या नाम था, बोलोगे गुरुजी का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, बहुत ही शानदार सवाल है भैया। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, कीर्ति सिंह ना भैया, श्री सिंह नहीं थे। किसके कवि में थे, बोलोगे सर श्री सिंह नहीं थे। कीर्ति सिंह तो थे, जय सिंह ये भी नहीं थे, माधव सिंह नहीं थे, कीर्ति सिंह थे। अगर शिव सिंह होते तो पहले शिव सिंह को लगाते फिर कीर्ति सिंह को, तो यहाँ पे कीर्ति सिंह है। पहला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इसमें कौन सही, सर बी वाला सही हो जाएगा। देखो अब आप यहाँ लिख पाएंगे, इनके बारे में थोड़ा सा लिख लो कि भैया जो विद्यापति थे वो कौन थे। तो आप लिख पाओगे विद्यापति तिरहुत के राजा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम विद्यापति के बारे में थोड़ी सी बात लिखोगे आप। विद्यापति लिखना, विद्यापति ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह, शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबार में थे, के दरबारी थे। ठीक है, इतनी बात याद रखना। इनके गुरु का नाम लिखेंगे, पंडित हरिमिश्र था।
गुरु इनके कौन थे? पंडित हरि मिश्र। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मेरे भाई, ये कहाँ के थे? बिहार के दरभंगा जिले के थे। बिहार के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के, बिहार के दरभंगा जिले के, दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के थे। विपसी नामक गांव के निवासी थे। विपसी नामक गांव के निवासी थे। बिल्कुल इतनी बात लिख लेंगे आप। हाँ भाई, इतनी बात लिखेंगे, यह हर मामला सब डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। लिख लिए भाई। अगले सवाल का जवाब देखिए, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? बिल्कुल बताइएगा, कौन ऐसे हैं जो सिद्धों और नाथों की सूची में बिल्कुल उभयनिष्ठ हैं? इस सवाल का जवाब देना। देखेंगे कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरापाद है, देखो चरपरी नाथ है, और मतेंद्र नाथ है, कन्हैया है। कौन भी है? कन्हैया। बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं बोलूंगा कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ, सरापाद है। कौन है? सरापाद, या इन्हीं को बोलते हैं सरप्पा। बिल्कुल इनके बारे में थोड़ी सी बात को लिख लो। लिखेंगे इनके बाद। पहले तो ये तो आप जान गए ना, सिद्धों और नाथों की सूची में उभयनिष्ठ रहने वाले सरहपाद हैं। लिखेंगे सरहपाद के बारे में। आप लिखेंगे सरहपाद के बारे में थोड़ा सा लिख लो, क्या क्या इसने किया, इनकी बात लिखेंगे थोड़ी सी। आगे लिखना मेरे भाई, हिंदी का प्रथम कवि इनको माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बोलेंगे हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद या सरप्पा माने जाते हैं। ठीक है, इनका अन्य नाम लिख पाएंगे। इनका अन्य नाम अगर हम आपसे बोलेंगे तो इन्हें हम सरोज वज्र बोलते हैं, है ना, सरोज वज्र, या फिर कोई बोलोगे भैया राहुल भद्र। क्या नाम दोगे? राहुल भद्र। या तो बोलते हैं सरोज वज्र, या तो बोलते हैं राहुल भद्र। आगे और थोड़ा सा लिखना, है ना। सिद्धों में सबसे पुराने भी इन्हीं को मानते हैं, है ना, इनको सिद्धों में सबसे पुराने मानते हैं। अगर पूछा सिद्धों में कौन सबसे पुराने, सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा हैं। सिद्धों में सबसे पुराने मानते हैं, सबसे पुराने मानते हैं। एक चीज और लिखना यहीं पे, आप लिखोगे भैया इनको, एक और चीज लिखना है इनके बारे में, प्रसिद्ध ग्रंथ इनका लिख लो। प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बोलोगे प्रसिद्ध ग्रंथ इनका दोहा कोश। क्या है? तो बोलोगे साथी दोहा कोश है। एक और लिखना, दोहा कोश में कुल छंद कितने हैं? अगर मैं दोहा कोश की बात करूंगा कुल छंदों की संख्या, तो बोलोगे कुल छंदों की संख्या 32 है। कितनी है? 32 है। ध्यान से देखो, हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये भी बताइएगा। बिल्कुल भैया, ठीक है ना भाई, यहां तक क्लियर हो जाएगा आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 12 बरस ल कुकुर जिये और 16 बरस ल जिये सियार, किसकी पंक्ति है? जगनीक की, भिखारी दास की, मलुक दास की, कि भैया हाँ नागरी दास की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जगनीक। जगनीक किस रचना, मतलब जगनीक तो एक रचनाकार है। जगनीक की रचना का नाम है, बोलोगे परमाल रासो। क्या नाम भैया? परमाल रासो। और परमाल रासो में ये पंक्ति कही गई है। परमाल रासो में ही कहा गया है 12 बरस ल कुकुर जिये अरु जिये 13 बरस सियार, अरु 16 बरस जिये सियार। सही है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। लिखेंगे, पहले जैसे गाथा को गाहा कहने से प्रकृत का बोध होता है, वैसे वैसे पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित
काव्य का बोध होता है, वैसे वैसे ही देखो यहाँ खाली स्थान रखेंगे। क्या कहने से काव्य भाषा का बोध होने लगा? आचार्य शुक्ल ने इस बात को किसने कहा? भैया चौपाई, चौपाई दोहा और दूहा कहने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा। आगे आएंगे, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से बताया? रासो रहस्य से, रासक से, रसायन से, रास से। बिल्कुल इसकी बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या भैया? कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो याद रखना, रासो शब्द का जो संबंध है वो किससे माना जाएगा? तो रासो शब्द का संबंध जो माने किससे माने? रसायन से माने हैं। किसे भी? रसायन से मानी है। एक चीज ध्यान देना, अगर मैं बोलूंगा भैया रास से किसने माना, तो आप लिखना यहाँ पे रास से मानने वाले कौन है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं रास से बात करूंगा तो नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ देखो, रास से किसने माना? तो रास से नंद दुलारे वाजपेयी। आप लिखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। आगे हम लिखेंगे भैया रास से हो गया। आगे लिख पाओगे किससे? आगे हम लिख देते हैं एक ठो और रहस्य से। रहस्य से किसने माना? तो आप लिखेंगे साथी रहस्य से मानने वाले जो हैं उनका नाम लिखेंगे कविराज श्यामल दास। रहस्य से कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास हो जाएंगे। आगे हम लिखेंगे रहस्य के बाद लिखना मेरे रासक से। किसे? रासक से किसने माना? तो बोलोगे रासक से मानने वाले व्यक्ति का नाम आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक ना भाई? नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, गोरखनाथ की साधना पद्धति कौन सी है? ब्रज यानी साधा, हठ योग साधना। बिल्कुल यही सही होगा, हठ योग साधना। हठ योग साधना, ह और ठ का यहाँ पे हा से सूर्य और ठा से चंद्रमा की बात की गई है, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, एक दार्शनिक ग्रंथ है, एक व्याकरण ग्रंथ है, लोकोपदेश ग्रंथ है, सौंदर्य परक ग्रंथ है? बताइएगा। जो हेमचंद का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ये क्या है? एक प्रकार का ये व्याकरण ग्रंथ है। ये कैसा है? बोलोगे साथी एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। ये चीज बिल्कुल याद रखना। हेमचंद कौन थे? बोलोगे गुजरात के सोलंकी राजा थे। इन्हीं को हम प्रकृत का पारणी कहते हैं। किसको? हेमचंद को। लिख सकते हैं इनको हम प्रकृत का पारणी कहते हैं, प्रकृत का पारणी आप लिख सकते हैं, प्रकृत का पारणी कहते हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ था। ठीक ना? आगे लिखेंगे, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन से? पाहुड़ दोहा बिल्कुल शानदार जवाब होगा भैया, पाहुड़ दोहा धनपाल का होगा। बताइए। जय हिंदू, जो हिंदू का है राम सिंह का है, जिन जसूरी का धनपाल का है। बताइए। तो पाहुड़ दोहा किसका है? राम सिंह का है। बहुत सही। नेक्स्ट सवाल का जवाब आता है, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। किसने कहा? अपने आप को खुद कहे थे, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ। तोतिए हिंद इन्हीं को बोलते हैं, या इन्हें खड़ी बोली जनक बोलते हैं। कौन भैया? अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। तोतिए हिंद या इन्हीं को बोलते हैं ना। इनकी ही गजल है, मुकरियां है, दो सुखने हैं ना, ये सब पंक्तियां भी इन्हीं की हैं। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने है भैया, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य, यहाँ देखो, धीरेन्द्र वर्मा का है, गृहर्षण का है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है, सुनीति कुमार चटर्जी का है। ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो बोलोगे साथी ये किसकी पंक्ति है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है ना। इसमें बुद्धू का कांटा लिख पाएंगे। अब सुखमय जीवन, इनकी एक रचना लिखो। सुख कहानी है ये, इनकी 3 कहानियां लिख लेंगे। कौन? एक सुखमय जीवन, सुखमय जीवन की बात करते हैं। एक बुद्धू का कांटा है ना, एक बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा हो जाएगा। और एक लिखें, उसने कहा था, उसने कहा था। देखो अगर उसने कहा था। अगर मैं रचना काल की बात करता हूं तो याद रखना, ये 1911 है, ये 1914 है और ये 1915 है। ये 3 कहानियां हैं।
किसकी बोलोगे? चंद्र शर्मा गुलेरी की बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम आगे। लिखा कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? साहित्य अपभ्रंश को अवहट से, अपभ्रष्ट, अपभ्रंश से, अपभ्रंश नहीं, अपभ्रंश से, या फिर भैया पुरानी हिंदी से, देसी भाषा, बताइएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी किस नाम से दिए? बोलोगे पुरानी भाषा के नाम से पुकारे हैं, है ना? किस नाम से? पुरानी हिंदी के नाम से। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? पौमचरियो, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो किसकी है भैया? चित्रावली। ये है चित्रावली, नहीं है। चित्रावली किसकी रचना बताओ एक बार? तो बोलोगे सर ये एक उस्मान की रचना है, और उस्मान एक सूफी कवि थे, ये भी याद रखना। उस्मान कौन थे? एक सूफी कवि हैं। उस्मान एक सूफी कवि हैं। और इसका रचना काल की अगर बात करेंगे तो लोग लिखोगे 1613 में। एक चीज और लिखना भैया, ये चौपाई प्लस दोहा में लिखी गई है ना? देखा क्या लिखा है? चौपाई प्लस दोहा में प्रयुक्त है। चौपाई प्लस दोहा में प्रयुक्त रचना है, ठीक है? चौपाई प्लस दोहा में प्रयुक्त रचना है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा चित्रावली किस भाषा में है तो बोल सकते हो सर अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। बाकी जो तीनों रचनाएं ये किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में है, ठीक है। ये तीनों अपभ्रंश में है, जबकि बोलोगे तो चित्रावली उस्मान की है, 1613 में प्रकाशन है। चौपाई प्लस दोहा में है, किस भाषा में? अवधी भाषा में है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है भैया, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? बहुत ही शानदार जवाब होना चाहिए सर। अपभ्रंश के उत्तरकालीन का अवस्था का नाम अवहट्ट है। क्या लिखोगे? अवहट्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ संस्कृत है, पाली है, आप जानते हो ना, बोलते भैया संस्कृत है, पहला संस्कृत है, दूसरा क्या हो जाता है उसके बाद? पाली है, उसके बाद बोलते हो प्रकृत है ना? कौन सा है? प्रकृत है। उसके बाद बोलते हो भैया अपभ्रंश है ना? अपभ्रंश है। उसके बाद बोलते हैं अवहट्ट है, देखो अवहट्ट है। उसके बाद आता हिंदी है। ये क्रम है, इन क्रमों को भी याद रखना चाहिए आपको। संस्कृत से बना पाली आया, पाली से प्रकृत में, प्रकृत से आएंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट में, अवहट्ट से हिंदी में। तो यहाँ पे क्या पूछा? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, तो ऑप्शन में कौन सा लास्ट में है? बोलोगे सर अवहट्ट है, तो अवहट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, बस ये क्लास इतनी बड़ी रही। और आप एक बार जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा होगा। बिल्कुल कमेंट में अपने कमेंट को, बिल्कुल अपनी बातों को, अपने विचारों को जरूर रखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मेरे भाई ऐसे ही क्लासों को डेली चाहते हैं आप, तो बिल्कुल एक बार और भी लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को जो साथी सब्सक्राइब नहीं है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये पूरी की पूरी आपको क्लास, जो भी क्लास की PDF चाहिए, बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ राइटिंग बोर्ड चाहिए, तो मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप कर सकते हैं। अन्यथा मेरे भाई एक नंबर लिख लेंगे 6394, इस नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से भी ग्रुप से जोड़ दिया। 6394 3232 और ये होगा 94। इस नंबर पे आप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, और इस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। जितने भी PPT, जितने भी PDF होंगे वो सबको आपको मिलता जाएगा। तो ठीक है मेरे भाई, ये क्लास यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास हम अगले दिन आपसे मिलते हैं। तब तक सभी साथियों को धन्यवाद।